मैंने और मेरे परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में जाऊंगी। ना ही कोई बैग ऐसा था, कभी मेंबरी का इलेक्शन भी मेरे परिवार ने नहीं लड़ा। ठीक है। बस एक सोशल वर्कर थी मैं, और सोशल वर्कर से करते करते आम आदमी पार्टी की विचारधारा मेरे को पसंद आई और मैंने पार्टी ज्वाइन की। मैंने और मेरे परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में जाऊंगी, क्योंकि ठेठ ग्रामीण परिवार, बिल्कुल, और वो भी बागड़ी संस्कृति, घूंघट प्रथा से गुजर कर समाज सेवा करना या सक्रिय राजनीति करना, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि एक महिला के लिए कैसा रहा होगा। तो हमने गांव में एक लाइब्रेरी बनाने की सोची। उसके बाद एक सही दिन देख के हम सब ने, सबसे पहले मैंने उस टाइम जो मेरा पर्दा था उसका त्याग किया और गांव में घर घर लाइब्रेरी के लिए चंदा इकट्ठा किया हम सब ने। अच्छा, मतलब उस दिन से आपने छोड़ा, पल्ले का त्याग कर दिया? जी जी। अच्छा, आप खुद घर घर गए? हाँ जी। ओके। क्योंकि ससुराल में देखो पर्दा प्रथा है, बागड़ी माहौल है, तो मैं करती थी पर्दा। उस दिन पहले आप खूब पर्दे में रहे हैं? बिल्कुल रहती थी। उस दिन फिर मैंने सोचा कि आज से पर्दे का त्याग करके गांव में, मैंने ससुराल में बहू होते हुए गांव में लाइब्रेरी के लिए चंदा इकट्ठा किया। बहुत अच्छी आपने इनिशिएटिव लेकर आपने प्रथा को, इसको ख़त्म किया। लेकिन आप तो राजनीति के बहुत बड़े मंच पर, आपको दिल्ली में भी मौका मिला चुनाव में अरविंद केजरीवाल के, पंजाब में भगवंत मान के साथ स्टेज आपने साझा किया। ये कभी सोचा था कि इतने बड़े मंच पर जाकर बोलना भी पड़ेगा, जिला प्रधान का दायित्व मिलेगा? कभी क्लास में किसी फंक्शन में पहले बोलते थे आप? नहीं गुरविंदर जी, मंच पे बोलना या माइक कभी मेरे सपने में भी नहीं था। अच्छा। बस यूं ही एक सोशल वर्क करते करते, जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, उस 16 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे आंदोलन के 3-4 दिन के पड़ाव के दौरान, जब मैंने माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, श्री मनीष सिसोदिया जी, श्री गोपाल राय जी और श्री संजय सिंह जी के विचारों से रूबरू हुए, उनके तर्क जो कि वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर बात करते, इतने पढ़े लिखे लोग, कट्टर ईमानदार, सच्चे देशभक्त और सकारात्मक राष्ट्रवाद की विचारधारा के लोग जब इकट्ठे होकर एक राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एक सच्चा देशभक्त कहीं और जाने की। मुझे भी राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं की तरफ से ऑफर आए, चुनाव के समय बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए, लालच दिए गए, लेकिन परवरिश ही ऐसी हुई है, पारिवारिक शिक्षा ही ऐसी मिली है कि विकट परिस्थितियों में भी आदमी को अंदर रहकर सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो महिलाओं को मैं ये कहती हूँ भी हर फील्ड में, वैसे तो कहने की ज़रूरत नहीं आएगी, लेकिन मैं स्पेशल अपील करूँगी कि उनको राजनीति में भी आना चाहिए, ताकि यहाँ भी इस राजनीति, गंदी राजनीति कहने वाले लोगों को ऐसा लगे भी राजनीति गंदी नहीं है। क्योंकि अगर हम सही हैं तो देखो सभी सही है ना। नज़रें बदलो, अपनी नज़रें बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। अपनी सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। किसी और को बदलने की कोशिश मत करें मानव, अपने आप को बदलो, सभी अपने आप बदल जाएंगे। अपने आप को बदलो, सभी अपने आप बदल जाएंगे। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज की हमारी खास पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसने ग्रामीण अंचल से निकलकर उस घूंघट जैसी प्रथा को पीछे छोड़ा और अपने जुनून, आत्मविश्वास, संघर्ष से राजनीति में अपनी एक अलग पहचान स्थापित की है। जी हाँ, जहाँ कभी महिलाओं को सिर्फ घर की चारदीवारी में सीमित माना जाता था, लेकिन आज वही महिला कमेरे वर्ग, किसान, मजदूर, आमजन की, हजारों लोगों की आवाज़ बनकर गूंज रही है। जी हाँ, आज हमारी इस पहले पॉडकास्ट की खास मेहमान है आम आदमी पार्टी की जिला प्रधान सरोज मानव। सरोज मानव जी, सबसे पहले आपका हमारे तेज हरियाणा के पहले पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गुरविंदर जी। तेज हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।
सबसे पहले मैं तेज हरियाणा चैनल का और गुरविंदर पन्नू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया और मुझे अपने विचार अनुभव सभी दर्शकों के साथ, क्षेत्रवासियों के साथ साझा करने का मौका मिला। जी सरोज जी, आपका बहुत पुनः स्वागत। और ख़ास करके आपने एक ऐसे गांव देहात उस इलाके से निकलकर राजनीति गलियारों तक, सियासत तक और राजनीति के मंच तक आपने जो पहचान बनाई है। सरोज जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, परिवार की पृष्ठभूमि क्या रही है, और सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। गुरविंदर पन्नू जी, मेरा जन्म जी गरीब मजदूर परिवार में हुआ है। मेरे पेरेंट्स आज भी मजदूरी करते हैं। जी। अगर मैं अपनी पढ़ाई की बात करूं तो मेरी पढ़ाई रानिया विधानसभा के एक छोटे से गांव फतेहपुरिया न्यामत खां के सरकारी स्कूल में हुई है, जो कि खारिया जोधपुरिया के पास पड़ता है। प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन यानी कि जेवीटी अध्यापक का कोर्स किया है। और मेरा परिवार एक संस्कारी और संघर्षशील परिवार रहा है। मेरा ससुराल गांव अहमदपुर दारेवाला डबाली विधानसभा का गांव है। बिल्कुल सरोज जी, पहला सवाल मेरा है, क्योंकि आपने खुद बताया कि आप एक मेहनत कश, एक ऐसे संघर्षशील परिवार से आपने उठकर संघर्ष किया, आपने हर दौर को देखा है, लेकिन क्या आपके परिवार की पृष्ठभूमि भी कोई राजनीतिक रही है? मायके या ससुराल में राजनीति में आने का आपने कैसे मन बनाया? मैंने और मेरे परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में जाऊंगी। ना ही कोई बैग ऐसा था, कभी मेंबरी का इलेक्शन भी मेरे परिवार ने नहीं लड़ा। ठीक है। बस एक सोशल वर्कर थी मैं, और सोशल वर्कर से करते करते आम आदमी पार्टी की विचारधारा मेरे को पसंद आई और मैंने पार्टी ज्वाइन की। मैंने और मेरे परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में जाऊंगी, क्योंकि ठेठ ग्रामीण परिवार, बिल्कुल, और वो भी बागड़ी संस्कृति, घूंघट प्रथा से गुजर कर समाज सेवा करना या सक्रिय राजनीति करना, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि एक महिला के लिए कैसा रहा होगा। जहाँ तक मैं बात करूँ मेरे परिवार के सहयोग की, ऐसी परिस्थितियों में भी परिवार ने और मेरे गांव के सहयोग, आशीर्वाद और हौसले की बदौलत राजनीति में मेरा साथ देने वाले लोगों की इतनी ऊंची और सकारात्मक सोच ने ही मुझे प्रेरणा, इजाज़त और हर प्रकार से सहयोग किया कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मैडम, आपने कभी सोचा नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं कि कभी मतलब पंच तक का इलेक्शन आपके परिवार में किसी ने लड़ा नहीं, लेकिन आपने झट से आके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो कभी सोचा नहीं, संकोच मन में नहीं आया कि अब बाहर भी निकलना पड़ेगा? एक तरफ तो आप खुद ही कहते हैं, हम परिवार में देखते हैं ग्रामीण अंचल में घूंघट से तो बाहर आने की इजाज़त ही नहीं होती महिलाओं को, और आप तो बहुत ही इस गाँव की। हाँ जी, घूंघट का तो गुरविंदर जी ऐसे रहा कि हमने सबसे पहले गांव में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में हम 10 महिलाएं काम करती हैं, और उसके बाद जब भी इधर उधर आना जाना होता, ये लगभग 17-18 की बात है। ठीक है। तो हमने देखा कि मेरे गांव की बेटियां और बहुएं जो कि गोरीवाड़ा कोचिंग के लिए जाती है, ठीक है, अब बिजवाली और दारेवाड़ा में बसों के अभाव के कारण, ठीक है, उनको मैं पैदल आते जाते देखती। तो एक दिन मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना एक लाइब्रेरी हमारे गांव में ही बनाई जाए। जैसे ही मैं घर पहुंची, मैंने समूह की महिलाओं के साथ और यूथ क्लब के सदस्यों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान सबने अपनी सहमति जताई और हमने गांव में एक लाइब्रेरी बनाने की सोची। उसके बाद एक सही दिन देख के हम सब ने, सबसे पहले मैंने उस टाइम जो मेरा पर्दा था उसका त्याग किया और गांव में घर घर लाइब्रेरी के लिए चंदा इकट्ठा किया हम सब ने। अच्छा, मतलब उस दिन से आपने छोड़ा, पल्ले का त्याग कर दिया? जी जी। अच्छा, क्यों खुद घर घर गए? हाँ जी। क्योंकि ससुराल में देखो पर्दा प्रथा है, बागड़ी माहौल है, तो मैं करती थी पर्दा।
उस दिन पहले आप खूब पर्दे में रहे हैं? बिल्कुल रहती थी। उस दिन फिर मैंने सोचा कि आज से पर्दे का त्याग करके गांव में, मैंने ससुराल में बहू होते हुए गांव में लाइब्रेरी के लिए चंदा इकट्ठा किया। क्या बहुत बढ़िया बात है। तो जब चंदा मांगा फिर कितना सहयोग मिला लोगों का? तारीफ भी हुई? देखो, गांव में जैसे ही निकले सर्व समाज के पुरुषों और महिलाओं ने उत्तेजित होकर, उत्साहित होकर हमें भरपूर सहयोग दिया और समर्थन किया कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तो ऐसा करना चाहिए। फिर हमने लाइब्रेरी बनाई। लाइब्रेरी बनने के बाद गांव के जो गणमान्य व्यक्ति थे उनके द्वारा लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। जैसे ही ये खबर अखबारों में छपी तो मेरे को इधर उधर के आस पड़ोस के गाँव से भी बधाइयाँ मिली। ठीक है। और लोगों ने अपने गांव में लाइब्रेरी बनाने के लिए मेरे से सलाह भी ली और मैंने उनका साथ भी दिया। और आज देखो हर गांव में लाइब्रेरियां हैं और सरकार से अपील की भाई हर गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए ताकि गांव की बहू बेटियों को ऐसे दूसरे गांव में धक्के ना खाने पड़े। तो ये आज आप देख रहे हो परिणाम निकला कि हर गांव में लाइब्रेरी है। अपने अहमदपुर दारेवाड़ा गांव में आप चल के देखो, वो पहली लाइब्रेरी बनी थी जो और उसके बाद सर्व समाज के सहयोग से गांव में बनाई गई। और उसके बाद आज आप चल के देखो अपने गांव में 3-4 लाइब्रेरियां चल रही है। सरोज जी, आपने खुद जिक्र किया, बहुत अच्छी आपने इनिशिएटिव लेकर आपने प्रथा को इसको ख़त्म किया। लेकिन आप तो राजनीति के बहुत बड़े मंच पर, आपको दिल्ली में भी मौका मिला चुनाव में अरविंद केजरीवाल के, पंजाब में भगवंत मान के साथ स्टेज आपने साझा किया। ये कभी सोचा था कि इतने बड़े मंच पर जाकर बोलना भी पड़ेगा, जिला प्रधान का दायित्व मिलेगा? कभी क्लास में किसी फंक्शन में पहले बोलते थे आप? नहीं गुरविंदर जी, मंच पे बोलना या माइक कभी मेरे सपने में भी नहीं था। अच्छा। बस यूं ही एक सोशल वर्कर वर्क करते करते, जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, उस 16 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे आंदोलन के 3-4 दिन के पड़ाव के दौरान जब मैंने माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, श्री मनीष सिसोदिया जी, श्री गोपाल राय जी और श्री संजय सिंह जी के विचारों से रूबरू हुए, उनके तर्क जो कि वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर बात करते, इतने पढ़े लिखे लोग, कट्टर ईमानदार, सच्चे देशभक्त और सकारात्मक राष्ट्रवाद की विचारधारा के लोग जब इकट्ठे होकर एक राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक सच्चा देशभक्त कहीं और जाने की सोचेगा। तो मतलब आपने वहीं से मन बना लिया? जी बिल्कुल। अच्छा, वहीं से मन बनाया और उसके बाद जैसे आम आदमी कुछ करना चाहिए लाइफ में, तो पॉजिटिव विचारों के साथ मैंने अपना वर्क शुरू किया। उसके बाद आपको पता है अभी राजनीति, जब पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, तो मैंने पार्टी का काम और अपने अंदर से मतलब मन तभी से बन गया था मेरा। फिर आपको पता है भाई आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार और सच्चे देशभक्त नेताओं की पार्टी है। पार्टी की विचारधारा है वो जनता के हित में काम करने की है। तो वहीं से मुझे लगा कि अच्छी पार्टी है और अच्छे विचारधारा के लोग हैं। किसको आदर्श मानते हैं राजनीति में आप? किन से प्रभावित हुए आप सबसे पहली बार? मैं वहाँ जो सकारात्मक राष्ट्रवाद की बात आंदोलन में चली, वहीं से ही प्रभावित हो गई। और उसके बाद माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब में जैसे ही सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार बनी, तो उनके जो विचार हैं या चुटकुले हैं वो पहले ही जनता के हित में थे। तो उनसे मेरे को ये लगा कि मेरे को भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि आज तक राजनीति में मुख्य 3 मुद्दों पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये आम आदमी पार्टी के भी मुख्य मुद्दे थे और इन पर आम आदमी पार्टी ने काम किया। दिल्ली में भी काम करके दिखाए और आप सब ने देखा कि वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति की
पत्नी ने आकर स्कूलों को विज़िट किया और यह बात पूरे देश दुनिया में भी फैली भी। दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वो शायद अभी तक किसी भी स्टेट में नहीं है। वहाँ से मैंने फिर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने का मन बनाया और 2021 में मैंने आम आदमी पार्टी शुरू तो 21 ज्वाइन तो 21 में की, ठीक है। लेकिन वर्क जो था, वोट मैंने आम आदमी पार्टी को जब 2014 में आम आदमी पार्टी ने सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़ा, उसमें कैंडिडेट थे पूरन चंद्र अत्ती जी। हाँ जी। उस समय पार्टी को 68,000 वोट मिले, ठीक है। उस समय मैंने भी अपना वोट पहली बार चुनाव लड़ रही पार्टी आम आदमी पार्टी को दिया और 2016 में मैंने बूथ लेवल पर सदस्यता अभियान में भी काम किया। 21 में मैंने सक्रिय रूप से राजनीति में कदम रखा और पार्टी ज्वाइन की। ठीक है। अच्छा सरोज जी, एक सवाल है, अभी वर्तमान में ट्रेंडिंग में बीजेपी पार्टी चल रही है जी। पार्टियां और भी बहुत सारी हैं, आप जहां से आते हैं वहां पर इनेलो भी है, जेजेपी भी है, भाजपा है, कांग्रेस है। आपने इतने लंबे समय से तैयारी की, चर्चा थी कि आपको विधानसभा का टिकट भी मिलना था, लोकसभा में भी आपको टिकट मिलना था, तब अलायंस हो गया कांग्रेस के साथ। क्या कभी दूसरी पार्टियों के ऑफर नहीं आए आपको? क्या कभी आपने मन में सोचा नहीं है कि आपको जो ट्रेडिंग में चल रहा है उसके साथ चलना चाहिए? जी देखो, एक सक्रिय समाज सेवी और वो भी राजनीति में हो तो दूसरी पार्टियां तो अपनी ओर मिलाने की कोशिश करती ही है। मुझे भी राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं की तरफ से ऑफर आए, चुनाव के समय बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए, लालच दिए गए, लेकिन परवरिश ही ऐसी हुई है, पारिवारिक शिक्षा ही ऐसी मिली है कि विकट परिस्थितियों में भी आदमी को अंदर रहकर सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बल्कि चुनाव में तो मैंने देखा आपके जो साथी थे वो भी छोड़ छोड़ के बीजेपी में चले गए, कोई कांग्रेस में चला गया। जी देखो, ये उनके अपने विचार थे, है ना, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं मेरा जरूर कह सकती हूँ कि हम एक सच्चे सिपाही के रूप में अपनी पार्टी के जो सुप्रीमो है उनके नेतृत्व में काम करते हैं और कोई कहीं भी जाए इस बात का ना तो पार्टी पे कोई असर होता है और ना ही हम पे होता है, क्योंकि पार्टी ने तो देखो अपना काम करना है। ये तो राजनीति तो एक ट्रेन है ना, तो पार्टियां उसके डिब्बे हैं, कोई सवारी चढ़ेगी और कभी उतरेगी, ये चीज़ें तो चलती रहेगी। और जहाँ तक मैं बीजेपी की बात करूँ, मौजूदा सरकार की अगर हम बात करें तो देखो, जनता से कुछ छुपा नहीं है कि ये पार्टी तो दूसरी पार्टी के लोगों को, नेताओं को तोड़ने का काम करती है। और आपने देखा अभी आपके राघव चड्ढा भी छोड़ के 5 सांसद साथ चले गए। जी देखो, यही अभी मैं कह के हटी भी, ये तो एक ट्रेन है ना, तो इसमें लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, और बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है ही, जिनकी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिन लोगों को करप्ट बताते हैं कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और 2 दिन बाद या तो कहीं चुनाव लड़ा देते हैं या फिर उसको बढ़िया अच्छे ओहदे पे रखते हैं। तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है जिसको अपना कुछ भ्रष्टाचार जिसने भी किया है, घपला किया है, अगर उसको साफ सुथरा होना है तो वो बीजेपी ज्वाइन कर ले। तो भी राघव चड्ढा तो ये कह रहे हैं कि पंजाब में आप लोग आए थे खुशहाल करने, कंगाल कर दिया पंजाब को आपने। वो जनता जानती है ना, जनता देख रही है, जनता को पता है कि कंगाल किसने किया है किसने नहीं किया। और राघव चड्ढा जी की अगर मैं बात करूँ तो राघव चड्ढा जी से आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहूँगी कि आप जब राजनीति में आए तो क्या थे? आपको एक अच्छा मंच मिला, पॉजिटिव विचारधारा की पार्टी मिली, जिसकी बदौलत आप आज कहाँ पहुँचे और आप सांसद थे, लेकिन उन्होंने मान नहीं रखा। कोई दिक्कत नहीं है इसके। राघव चड्ढा जी के बारे में तो माननीय सरदार भगवंत सिंह मान जी ने भी कहा है कि वो तो डाकिया और डाक वाली, वो शायद आपने भी सुनी होगी, है ना? सबने सुना। हाँ, तो उसके माध्यम से हमारे जो पंजाब के मुख्यमंत्री है उन्होंने बता दिया। तो ये लोग तो देखो आएंगे और जाएंगे, है ना, राजनीति है ये। सरोज जी, कभी आपने मन में सोचा नहीं, आप लोग दिल्ली भी चुनाव हार गए, आपके सांसद आपको छोड़ गए,
और आपके सीएम तक को जेल में रहना पड़ा, मंत्रियों तक को। आपने कभी मन में सोचा नहीं है कि क्यों ना पार्टी का पाला बदल लिया जाए? आपका मन में कभी आता नहीं है? ऐसा कुछ आपने नहीं कभी आता भविष्य में जी। भी तय नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं आता, क्योंकि मैंने आपको बताया भी मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, ना ही मेरा बैकग्राउंड भी कोई दादा परदादा किसी ने मेंबरी सरपंची का इलेक्शन लड़ा है ना। तो ये चीज़ें मुझे कोई प्रभावित नहीं करती भी उसने पार्टी छोड़ दी। और जैसे आपने बात की कि माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रहना पड़ा है ना, और सांसदों को भी जेल में रहना पड़ा, तो उसके बाद जेल में रहने के बाद क्या हुआ? हाई कोर्ट ने भी उनको जमानत दी, बरी कर दिया, और ये कहते हुए बरी किया भी इन लोगों के खिलाफ कुछ सबूत भी नहीं है। तो किस बिना पे इनको? आपको लगता है कि एक जगह पड़ा पत्थर भारी होता है? बिल्कुल होता है जी, भारी भी होता है। और मैंने अभी आपको बताया भी पारिवारिक शिक्षा ही ऐसी मिली है कि विकट परिस्थितियों में भी आदमी को संघर्ष करते रहना चाहिए और अंदर रहकर ही कुछ सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है सरोज जी, अभी हम लोग देखते हैं कि आप चाहे किसान प्रोटेस्ट की बात हो, आप उसमें भी शामिल होते हैं, चाहे वो कहीं भी होता है जी। आप मजदूर के साथ खड़े दिखते हैं, आप मेरे वर्ग के साथ महिलाओं की आवाज़ बनते हैं। कितना सुकून आपको मिलता है राजनीति में रहकर? आपको लगता है कि आपने अब तक जो राजनीति में सफ़र तय किया उसमें आपने कितना खोया, कितना पाया? जी, अगर मैं बात करूं भाई किसान या मजदूर वर्ग की, तो इसमें आदमी जिस माहौल और जिन परिस्थितियों में रहता है उसको पता होता है कि इस माहौल में और इन परिस्थितियों में क्या क्या समस्याएं हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है। बिल्कुल। वास्तव में उस माहौल में रहने वाला आदमी ही वहाँ की समस्याओं को समझ सकता है। मैं एक ग्रामीण परिवेश में गरीब मजदूर परिवार में पली बड़ी हूँ, और मैं गरीब मजदूर और कमेरे वर्ग की समस्याओं को या जो भी इनको दिक्कतें होती है उनको गहराई से और नज़दीकी से जानती हूँ। इसीलिए मैं मजदूर किसान वर्ग की आवाज़ को उठाना अपना सबसे बड़ा धर्म समझती हूँ और अपना परम कर्तव्य मानती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि कर्म ही धर्म है। तो इनकी आवाज़ उठाना मेरा फ़र्ज़ है और मैं हमेशा इनके साथ खड़ी रहूँ। सरोज जी, जब आपने राजनीति में कदम रखा, आपको सब कुछ पता था कि अब बहुत कुछ ताने उलाने समाज से जब हम ऊपर जाते हैं तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है। कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? कभी आप मायूस भी हुए? ऐसा कोई दिन आपको लगा हो कि नहीं गलत कदम उठा लिया, इससे अच्छा तो घर में ठीक थे? होता है जी ऐसा, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो पॉजिटिव लोग भी मिलते हैं और नेगेटिव भी मिलते हैं, दोनों तरह के लोग मिलते हैं। ऐसा सब हर आदमी के साथ होता है, तो हम तो फिर भी महिलाएं हैं तो हमें तो ये चीज़ें फेस करनी ही पड़ती है। लेकिन जैसे ही मैं मायूस हुई, मेरे को लगा अभी मैंने शायद पता नहीं गलत रास्ता चुन लिया हो, तो मेरे परिवार ने मुझे बताया कि देखो आप अगर निकले हो और आपकी नीयत सही है, आपका लक्ष्य अटल है, तो आपको उस रास्ते पे चलना चाहिए। रास्ते से भटकना आदमी की नाकामयाबी होती है। तो परिवार ने ये चीज़ें बताई और मैंने भी उसी बात को गांठ बांधकर अपना निरंतर रास्ता है जो उसको आगे बढ़ाया। और पार्टी ने मुझे पहले जिला उपाध्यक्ष उप प्रधान का ओहदा दिया, उसके बाद आज मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, वोमेन विंग में जिला प्रधान हूँ। तो पार्टी ने इतना विश्वास दिलाया और मैंने निरंतर अपने सही रास्ते पर चलते हुए ईमानदारी और लगन के साथ पार्टी की सेवा की, और आगे भी इस प्रकार से ही मैं पार्टी के लिए काम करती रहूँगी, चाहे सिचुएशन कुछ भी आए, वो तो बाद की बातें हैं ना। ठीक है। हाँ। मैडम कहते हैं किसी कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, तो क्या किसी कामयाब महिला के पीछे किसी पुरुष का हाथ भी होता है? मतलब आपके हस्बैंड का हाथ भी है? जी बिल्कुल। कितना बड़ा साथ मिला आपको फैमिली का? उनकी बदौलत ही हम घर से बाहर जा पाते हैं ना। और पुरुष और महिला का, मियाँ बीबी का एक ऐसा रिश्ता होता है कि उसमें अंडरस्टैंडिंग है, तभी हम कुछ कर पाते हैं ना। और सबसे पहले परिवार का विश्वास जीतना पड़ता है महिला को,
और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि अगर किसी का परिवार किसी को कहीं भेजता है या आगे निकालने की कोशिश करता है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, मैं बहन बेटियों से और बहुओं से अपील करूँगी कि आप उस विश्वास पर खरा उतरें और कुछ ना कुछ परिवार को करके दिखाएं, ताकि आने वाले समय में काफ़ी परिवार ऐसे हैं जो रूढ़िवादी सोच रखते हैं, तो उन परिवारों को भी लगे भी हम महिलाओं को अगर आगे करेंगे, क्योंकि वो कल की बातें हैं जब कहा जाता था कि पुरुष प्रधान देश है, लेकिन आज तो महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। और अगर स्टूडेंट लाइफ में देखा जाए तो जो लड़कियां हैं वो लड़कों से आगे है, तो हमें किसी भी काम को लगन और शिद्दत के साथ करना चाहिए। और चाहे हम राजनीतिक फील्ड में हो, कोई भी हो सकता है। कोई नौकरी के फील्ड में हो या फिर समाज सेवा के फील्ड में हो, किसी प्राइवेट बिजनेस में हो, तो हमें अपनी लगन और मेहनत के साथ काम करना चाहिए। हमारी लगन ही हमें आगे लेके जाती है, ये मैं बताना चाहूँगी। मैडम एक सवाल आपसे, अभी जो लास्ट चुनाव हुआ आप टिकट की रेस में थे जी। कभी आपने भी लालसा करी है कि आपको भी एमएलए का टिकट मिलना चाहिए, एमपी का टिकट मिलना चाहिए? आता है कभी मन में, जहन में आपके कि आपको टिकट मिलना चाहिए? इस पे गुरविंदर जी मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, तभी तो बाकी पार्टियों से अलग है ये पार्टी, कि इसमें किसी को भी आम आदमी पार्टी टिकट दे सकती है, क्योंकि आम लोगों की ये पार्टी है। और इसमें साइकिल चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मोबाइल रिपेयर करने वाला, कोई भी टिकट का दावेदार हो सकता है। और पार्टी काम के हिसाब से या उस बंदे के जो ग्राउंड पे जो आम जनता की रिक्वायरमेंट होती है उस पे आम आदमी पार्टी टिकट देती है। और हर कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का जाबाज सिपाही अपनी लगन और मेहनत से काम करता है। बाकी आला हाईकमान को देखना होता है, जो फैसला हमारे हाईकमान माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी लेते हैं वो हर कार्यकर्ता के सर माथे होता है। इसमें ना तो बाकी पार्टियों की तरह कोई ये सोचता भी मेरे को टिकट नहीं मिली तो मैं विरोध में जाऊंगा या दूसरी पार्टी में चला जाऊंगा, तो ये चीज़ें आम आदमी पार्टी में नहीं है, ये खास बात है। तो अभी पंजाब इलेक्शन आ रहा है जी, क्या तैयारी है पंजाब इलेक्शन में? पंजाब में फुलफिल तैयारी है। और जैसे पीछे भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के इलेक्शन में कैंपेन के लिए गए, अब भी पार्टी जैसा आदेश करेगी हम करेंगे। दिल्ली भी जैसे मेरी ड्यूटी लगी माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के चुनाव में, वहाँ भी मैंने कैंपेन किया। एमपी का चुनाव हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट है डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी, उन्होंने लड़ा, वहाँ भी मेरी ड्यूटी लगी और 2 महीने हमने खूब काम किया। तो इसमें ये काम की राजनीति है ना। ठीक है। बाकी पार्टियों की तरह इसमें ये तो है नहीं भी करोड़ 4 करोड़ रुपए दे दिए और टिकट मिल जाएगा, वो सब तो इसमें है नहीं। तो अभी आपने भविष्य में क्या तय किया, यहीं टिके रहना है या फिर कोई पार्टी का सोचा आपने बदलाव करने का? जी देखो, भविष्य का तो आपको भी नहीं पता कि आप यही काम करेंगे या कोई नया आ जाएगा ना। ठीक है। क्यों, वो तो समय तय करता है, परिस्थितियां तय करती है अभी हमें क्या करना है। पर कहते हैं राजनीति में तो कुछ भी संभव है। देखो, राजनीति में कुछ भी संभव है, वैसे तो हर काम में कुछ भी संभव है, काम करने वाले को कोई कमी नहीं है। ठीक है ना, पार्टियां भी बहुत है और अगर हम ग्राउंड पे कोई और काम करते हैं तो वो भी बहुत है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, मैंने सिर्फ आपको बताया भी मैं एक सोशल वर्कर से उठकर राजनीति में आई हूँ। मेरा मकसद है आम जनता की आवाज़ उठाना, काम करना, और वो मैं जहाँ मर्जी रहूँ करती रहूँगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर मेरा खुद का अपना ग्राउंड हो, उस पर मैंने जनता के लिए जो काम करना है वो मैं करती रहूँगी। ठीक है। महिलाओं के लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि देखिए आपका फील्ड तो ऐसा है जिसमें मुझे लगता है ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं राजनीति के फील्ड में नहीं आती हैं। जी जी। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी चुनौती क्या लगता है आपको किसी एक महिला के लिए राजनीति में आना? मैं महिलाओं से अपील करूंगी कि जब एक महिला घर से लेकर
आस पड़ोस पूरे मोहल्ले को, पूरे समाज को जागरूक कर सकती है और उसका लालन पालन कर सकती है, तो उसे राजनीति में भी आना चाहिए। क्योंकि राजनीति को हम ऐसा मानते हैं कि राजनीति एक बहुत गंदा मंच है ना, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी जब तक राजनीतिक मंच में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो आम जनता है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, कमेरा वर्ग है, उन लोगों के लिए काम कौन करेगा? क्योंकि वही पीढ़ी दर पीढ़ी अगर चलते रहे, भाई कभी दादा आ गया, पोता आ गया, पड़ पोता आ गया, बहू आ गई, पड़ बहू आ गई, तो इन सब में तो फिर वही काम चलता रहेगा ना, वैसे ही काम होंगे। तो मुझे लगता है कि आम घर से जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जागरूक है, एक्टिव है, उनको राजनीति में आना चाहिए ताकि कुछ राजनीति में सुधार हो और अपने जो आम लोग हैं उनका काम भी हो। जिस प्रकार से आपने महिलाओं की बात की, तो आज महिलाएं किसी भी फील्ड में पीछे नहीं हैं और लोकतंत्र और संविधान की बदौलत आज छोटे पद से लेकर राष्ट्रपति के पद पर भी महिला सुशोभित है। तो महिलाओं को मैं ये कहती हूँ भी हर फील्ड में, वैसे तो कहने की ज़रूरत ही नहीं आएगी, लेकिन मैं स्पेशल अपील करूँगी कि उनको राजनीति में भी आना चाहिए ताकि यहाँ भी इस गंदी राजनीति कहने वाले लोगों को ऐसा लगे भी राजनीति गंदी नहीं है। क्योंकि अगर हम सही हैं तो देखो सभी सही है ना। नज़रें बदलो, अपनी नज़रें बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। अपनी सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। किसी और को बदलने की कोशिश मत करे मानव, अपने आप को बदलो, सभी अपने आप बदल जाएंगे। अपने आप को बदलो, सभी अपने आप बदल जाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि लोगों, अगर हम सोचें भी लोग क्या कहेंगे, हाँ, तो लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है, लोगों का काम है। हाँ। अभी क्या सपना है राजनीति में आपका? देखो, राजनीतिक व्यक्ति सपने देखता है, मंत्री बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं, कैबिनेट मंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं। आपका क्या सपना है? सपना तो देखो जी सब देखते हैं ना, पर जो जनता तय करती है ना, जो जनता को अच्छा लगे उसी में इंसान को संतोष होना चाहिए। और मेरे भी विचार कुछ ऐसे ही हैं कि मैंने अपना काम करना है, बाकी जो जनता देखेगी वही हमें मंजूर है। जो पार्टी आला हाईकमान का आदेश होगा हम उस पे काम करते रहेंगे पार्टी का। सरोज जी, आपने कीमती वक्त निकाला, अपने अनुभव शेयर किए और वाकई जो आपके संघर्ष की कहानी है वो वाकई प्रेरणादायक है। और आपने बिल्कुल उस ग्राउंड से उठकर राजनीति के मंच तक जो अपनी पहचान स्थापित की वो काबिले तारीफ़ है। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अग्रिम भविष्य के लिए। आपके लिए हम ऐसी कामना करते हैं कि आपकी हर वो इच्छा पूर्ण हो और आप वक्त निकाल कर हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आए। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी गुरविंदर जी, तेज हरियाणा के सभी दर्शकों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे सुना और मंच दिया, मुझे बुलाया, मौका दिया और मेरे अनुभव और विचार जो मैं पब्लिक के साथ साझा कर पाई। तो आपका और आपके चैनल का मैं पुनः फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो ये आज के हमारे पॉडकास्ट के खास मेहमान सरोज मानव जी, आम आदमी पार्टी की जिला प्रधान। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके सरोज जैसी महिलाओं की आप तारीफ़ कीजिए ताकि वो समाज में और लोगों की आवाज़ बन सके, हर किसी के दुख सुख के वो साथी बन सके। और ये तेज हरियाणा का पहला पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ज़रूर शेयर कीजिएगा।